यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म करते हैं इस पेज में दोस्तों, जो कि रिवीजन होगा। उत्तर में हिमालय से लेकर दोस्तों दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्षों के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य या पुराणों में भारतवर्ष यानी भरतों का देश। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है, भारत की संतान कहा जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में दोस्तों इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज दोस्तों इसे इंडिया कहने लगे हैं दोस्तों, ठीक है, इंडिया कहने लगे हैं। यह कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला दोस्तों देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, नेग्रोइड और मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस को जाता है दोस्तों। यहाँ पर प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में दोस्तों यहाँ पर प्राचीन भारत में भारतीय इतिहास के स्रोत, भारतीय इतिहास के यहाँ पर विषय में जानकारी मुख्यतः हम लोगों से 4 स्रोतों से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें आपका धर्म ग्रंथ आता है, ऐतिहासिक ग्रंथ आता है, विदेशियों का विवरण आता है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य आते हैं दोस्तों, ठीक है। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है। संकलनकर्ता किससे हैं कि महर्षि कृष्ण भगवान वेदव्यास जी हैं। वेद इनका यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपरिमेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वातखिल पाठ की 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद की 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। इसके 9वें मंडल में दोस्तों देवता सोम का उल्लेख है। किसका? देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खेल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नादी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदी सूक्त दोस्तों यहाँ पर क्या है? ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान है। सूर्य सूक्त दोस्तों विवाह, श्लोक आदि सम्मिलित है। आगे यहाँ पर देखते हैं चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः भूमि, मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र दोस्तों 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई जो आपको परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है, संबंध किससे है? गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ईसा पूर्व और ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु दोस्तों 483 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। 483 वर्ष पूर्व यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ईसा मसीह के यहाँ पर जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन दोस्तों ईस्वी में यहाँ पर सन कहलाता है और इसके इसीलिए इसे संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी की लैटिन भाषा में एडी में भी लिखा गया है। एडी दोस्तों इसे एनो डोमिनी कहा जाता है। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड दोस्तों जीसस क्राइस्ट के लिए है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने दोस्तों यहाँ पर भारत का पहला
सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार होता है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर को आक्रमण वर्णित है दोस्तों। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन करने वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। इन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकार का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। वामन अवतार की बात करते हैं तो वामन अवतार दोस्तों भगवान श्रीहरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि तथा माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवान पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक का अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में दोस्तों यहाँ पर इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवेद कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है दोस्तों। यहाँ पर गद्य पद्य दोनों में है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं सामवेद की दोस्तों। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्वा ऋषि द्वारा दोस्तों यहाँ पर अथर्ववेद रचित इस वेद में कुल 721 मंत्र लगभग 6000 पद्य हैं। इसमें कुछ मंत्र दोस्तों ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषध यहाँ पर बात करते हैं औषधों का उल्लेख सर्वप्रथम दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का दोस्तों महत्व इस बात में है, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त दोस्तों अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव के जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं यहाँ पर औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़े एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यहाँ पर माध्य नंदिनी दोस्तों यहाँ पर काण्व शुक्ल यजुर्वेद और वाजसनेय दोस्तों संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक है। यहाँ पर कणिष्ठल दोस्तों मैत्रायणी और तैतरीय है। यहाँ पर कौथुम, यहाँ पर राणायनी और जैमिनी या यहाँ पर तलवकार दोस्तों सामवेद की शाखा है। अथर्ववेद की शाखा है शौनक और पैपल्लाद है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। बात करते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यों और उपनिषदों का स्थान इनके उत्तर वैदिक कालीन और समाज एवं संस्कृति को विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे जाते हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें सारणी में दिया गया है। ऋग्वेद के लिए दोस्तों तैत्रेय और कौस्तुकी, यजुर्वेद के लिए तैतरीय और शतपथ, सामवेद के लिए पंचविंश, अथर्ववेद के लिए गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तैतरेय में राज्याभिषेक के समय एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में दोस्तों गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है।
वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में दोस्तों यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की यहाँ पर व्याख्या की गई है। दोस्तों क्या की व्याख्या की गई है? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया है। बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यहाँ पर बात करते हैं तो जाबालोपनिषद में दोस्तों चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग और सूत्र की बात करते हैं तो वेदांग और सूत्र देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा है दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, यहाँ पर कर्मकांडी विधि दोस्तों, निरुक्त दोस्तों, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण दोस्तों, यहाँ पर छंद व ज्योतिष। देखिए वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। यहाँ पर स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हम यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों और राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है, तो गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण की बात करते हैं, विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन, वायु पुराण, गुप्त वंश दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसमें रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु पुराण, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य की बात करते हैं तो जातक में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावास्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आपका अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त है दोस्तों। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहासों की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक कौन है? शाम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा रचित दोस्तों पुस्तक राज तरंगिणी है, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासन का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी दोस्तों संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो किसका लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों? ठीक है, आगे यहाँ पर बात करते हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसके? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी यूनानी रोमन लेखक दोस्तों टेसियस या ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस की बात करते हैं तो इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है।
सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, सीक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक और एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज दोस्तों यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकल दोस्तों यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। किससे? मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। डायोनीसियस दोस्तों यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। किसके? अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी दोस्तों इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी की बात करते हैं, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन से दोस्तों इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी यात्री की बात करते हैं, चीनी लेखक की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फाहियान या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। संयुगन की बात करते तो यह 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। वेनसांग या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष के यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों की एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। कौन था? सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा का साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। दोस्तों यहाँ पर शिव की पूजन किया था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग की बात करते तो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। यहाँ पर इसने अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक की बात करते तो अल-बरूनी दोस्तों यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़्म और खीर दोस्तों आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबों में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद दोस्तों भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है दोस्तों जो धर्म, दर्शन, आपका त्योहारों और खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज और प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल और मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान और आदि विषयों के आधार पर अब 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता दोस्तों इसने अपने द्वारा लिखी अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा गया है दोस्तों 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा यहाँ सबसे रोचक जानकारियाँ देता है दोस्तों। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया है। उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक की बात करते हैं तो तारानाथ दोस्तों यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो या 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसमें विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री दोस्तों, लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवन, जेम्स बर्गेस दोस्तों, यहाँ पर वाल्टर इलियट दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये सभी भारतीय पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों में भट्टी प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की गई है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगास को एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म
वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का यहाँ पर प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से में है दोस्तों। किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी दोस्तों यहाँ पर देने वाला अभिलेख सोगौरा अभिलेख है। इसमें अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी यहाँ पर स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। किससे? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों पर लिखा गया है। किस पर? अभिलेखों पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल भूजोम से गर्तावश गड्ढे का साक्ष्य मिला है। इसे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। यहाँ मनुष्यों के साथ साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की यहाँ पर प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को यहाँ पर साहित्य में कारसार्पण कहा गया है। क्या कहा गया है? कारसार्पण कहा गया है दोस्तों। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य दोस्तों यवन शासकों ने किया था। किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रही थी यहाँ पर कलिंग राज खारवेल जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख दोस्तों। रुद्रदामन नासिक अभिलेख गौतम बलश्री दोस्तों। प्रयाग स्तंभ लेख दोस्तों। समुद्रगुप्त ऐहोल अभिलेख दोस्तों। पुलकेशन द्वितीय मंदसौर अभिलेख दोस्तों। मालवा नरेश यशोवर्मन ग्वालियर अभिलेख दोस्तों। प्रतिहार नरेश भोज भीतरी जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। स्कंदगुप्त यहाँ पर देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन दोस्तों। ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है दोस्तों। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु दोस्तों पुंडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार मलाया स्वर्ण द्वीप कंबोडिया कम्बोज और जावा यवन द्वीप से स्थापित हुए हैं। यवन द्वीप से स्थापित हुए हैं दोस्तों। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला यहाँ पर द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ दोस्तों के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। अतः इसे वेसर शैली नाम यहाँ दिया गया है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर दोस्तों तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण जो आपका देखने को मिलता है कसरिया महादेव खजुराहो में, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर दोस्तों खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में दोस्तों। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं इसको। प्राग ऐतिहासिक काल के लिए सेकेंड वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।